नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एचटेट 2019 जो कि लेटेस्ट पेपर था हमारा CS का, उससे रिलेटेड मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं कंप्यूटर साइंस के सारे क्वेश्चंस मैं वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अभी तक इससे पहले मैंने पेपर पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मगर आज मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि ईजिएस्ट वे है आपको समझने के लिए भी और ईजिएस्ट वे है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आपको समझ में भी आए बहुत इजी वे में। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर HTML से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो एम्प्टी का मतलब होता है डियर, जहाँ पर हमें ओपनिंग की रिक्वायरमेंट है और क्लोजिंग वहाँ पर हमें रिक्वायर नहीं होता। क्लोजिंग का मतलब होता है जहाँ पर स्लैश यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ पर हमें क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग से हमारा काम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी एलिमेंट या वॉइड एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हो पी, पहला ऑप्शन है पी। पी का मतलब होता है डियर, यहाँ पर पी के अंदर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और स्लैश पी से क्लोज करते हैं। ये मैंडेटरी है, क्योंकि पी का मतलब होता है पैराग्राफ। जब कभी भी हमें कोई पैराग्राफ लिखना है HTML के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं पी टैग। मगर पी टैग के अंदर हमारा ओपनिंग टैग भी होगा और पी टैग के अंदर हमारा क्लोजिंग भी होगा। तो दैट मीन्स दैट इज नॉट एन एम्प्टी। सेकेंड ऑप्शन है हमारा बी आर। बी आर किस लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रेक के लिए। बी आर किस लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रेक के लिए। और ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे पास, मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, और ये है सेकेंड लाइन। ठीक है, अब 1 और 2 एक ही लाइन में आए हुए हैं, मगर हमें चाहिए कि 1 के बाद 2 आए। मतलब यहाँ पर हम बी आर लिख देंगे, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या आएगी, फर्स्ट यहाँ पर आएगी, ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी, और देन सेकेंड लाइन यहाँ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। बी आर के अंदर हमें क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट मीन्स राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी आर। एब्रीवेशन, ये थर्ड ऑप्शन है हमारा एब्रीवेशन। एब्रीवेशन बेसिकली जहाँ पर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो एब्रीवेशन होता है। ये होता है सुपर। सुपर का मतलब होता है जहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट, यू कैन से, आपने देखा होगा x⁻²। जब कभी भी हमें पावर की फॉर्म में अगर काम करना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। तो इसमें भी हमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दैट इज नॉट ए आंसर। थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वन बाय वन। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जो कि एस्टेट में आया हुआ है। इसके अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्यों इजी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो है दो कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है और ये सेकंड कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, जब कभी भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आपको इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो ऑप्शन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये चीज इससे मैच कर रही है, तो आप ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, वन बाय वन मैं सब कुछ समझाऊंगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप ऑफिस यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, इस टाइप से हमारे सेल्स बने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस टाइप से ये सेल बने होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक सेल होता है। तो ये बेसिकली क्या होती है, स्प्रेडशीट। ठीक है, यहाँ पर अलग से लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है जी, इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्लियर करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किससे रिलेट करेगा, आपका स्प्रेडशीट से। ठीक है जी, तो फर्स्ट किससे रिलेट कर रहा है, सी से। उसके बाद है ओरेकल। ओरेकल हम यूज़ करते हैं DBMS के लिए, मतलब डाटाबेस के लिए। तो ये किससे मैच कर रहा है, आपका DBMS से। उबुंटू एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू कैन से दैट विल बी मैप विद दिस वन। ठीक है, EBCDIC, दैट इज द एक्सटेंडेड बाइनरी, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो है दैट इज द बाइनरी कोड सिस्टम है। तो ये किससे मैच कर रहे हैं, बाइनरी कोड सिस्टम से। टीम व्यूअर, टीम व्यूअर बेसिकली आपका होता है एक रिमोट, इसके थ्रू आप रिमोटली किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो ये रिमोटली डेस्कटॉप एक्सेस है। तो आपके पास सबका मीनिंग क्लियर हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
किससे मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है सी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मैच कर रहा है सी, सेकंड मैच कर रहा है किससे, ई। तो ये करेक्ट आंसर हमारा दिख रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जो फर्स्ट सी से है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस इसमें थोड़ा सा आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। ठीक है जी। तो 2 ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि कंकरेंटली हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर ऑपरेशन दिए हुए हैं, उसकी सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ वन बाय वन देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए T1 एंड T2 यहाँ पर मैं बना देता हूँ यहाँ, ठीक है, T1 एंड T2 क्लियर। तो पहला ऑपरेशन है T1 रीड एक्स। T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है कोई एक्स वैल्यू को। सेकंड है आपका T2 रीड एक्स, क्लियर। तो यहाँ पर T2 क्या कर रहा है, रीड एक्स। उसके बाद थर्ड ये एग्जीक्यूट कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब है फर्स्ट ये हुआ, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, देन फोर्थ ये। तो T1 क्या कर रहा है, राइट एक्स। तो T1 राइट एक्स कर रहा है। देन लास्ट वन है T2, ये क्या कर रहा है, राइट एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू मान के चलिए 100 वैल्यू है। ठीक है जी। रीड x किया, रीड x का मतलब है T1 ने x वैल्यू को रीड कर लिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रीड कर ली इसने, 100। नेक्स्ट T2 ने रीड की, इसने भी वैल्यू क्या रीड करेगा, 100। उसके बाद है T1 ने कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल T1 ने 100 वैल्यू रीड की थी, उसमें 50 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे ही राइट ऑपरेशन होगा तो डाटाबेस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 150 आ गया। उसके बाद T2 ने क्या किया, अगेन राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया x के ऊपर। तो x की वैल्यू इसने क्या रीड की थी, ध्यान रखना T2 ने कौन सी वैल्यू रीड करेगा, जो इसने पहले रीड कर चुका है। तो T2 क्या वैल्यू रीड करेगा, 100, और इसमें मान लीजिए इसने 100 और ऐड कर दिए, इसमें 100 और ऐड कर दिए, तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो जैसे ही T2 ने राइट किया, राइट करने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। तो अब होगा क्या, डाटाबेस के अंदर फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 200। क्लियर। कहने का मतलब है कि T1 ने जो राइट किया था वो वैल्यू लॉस्ट हो गई, वो वैल्यू हमें नहीं दिखेगी। हमारी वैल्यू कौन सी दिखेगी, T2 ने जो वैल्यू फाइनली राइट की है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक ही अकाउंट पे काम हो रहा है। अकाउंट क्या है, x। क्लियर। तो यहां पर x की वैल्यू फाइनली क्या है, 200। तो इसको बोलते हैं हम, ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है जी। तो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लोस्ट अपडेट। लोस्ट अपडेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर कौन सी वैल्यू अपडेट लॉस हो गई हमारी, T1 की जो वैल्यू थी, जो उसने अपडेट की थी, वो वैल्यू हमें नहीं दिखेगी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लॉस्ट अपडेट। ठीक है जी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ट्रांजैक्शन का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML वर्जन 5। उसके अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम मेकिंग ऑफ द टाइटल ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, मूवी एंड बुक्स। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। साइट जो है ये टैग होता है हमारा। ये टैग किस लिए काम आता है, जब कभी भी हमें कोई भी टाइटल देना है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइटल देना है, जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, किसी भी इंपॉर्टेंट टाइटल के लिए अगर हम यूज करते हैं तो कौन सा टैग यूज करते हैं, साइट। ठीक है। यहाँ पर स्लैश साइट से क्लोजिंग करेंगे, और जो बीच में लिखा होगा उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपने लिखा है वो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है बुक, ठीक है, तो ये जो आउटपुट आएगी वो बुक टाइटल की फॉर्म में इस तरह से आएगी, टाइल्ड आएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा मतलब तिरछा लिखा होगा, क्लियर, इस टाइप से। तो साइड टैग हम इसलिए यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साइड। रेफर टैग कोई नहीं होता, हाईलाइट भी नहीं होता कोई टैग, बोल्ड भी कोई टैग
नहीं होता। हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा टैग यूज़ करते हैं हम? हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें एक टैग होता है हमारा हाईलाइट के लिए, वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है बोल्ड। बोल्ड टैग बेसिकली हमारा यूज़ होता है बी टैग। बी टैग होता है एक हमारा, उसमें हम बोल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो हाईलाइट जो टैग है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर। हाईलाइट कैसे यूज़ करेंगे हम? तो हाईलाइट के लिए जो टैग होता है हमारा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाईलाइट के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा मार्क टैग। ठीक है, तो मार्क टैग बेसिकली हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होता है। तो यू कैन से हाईलाइट कोई भी एक टैग अपने आप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म यूज करता है, ऑन द अदर साइड ए पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग नॉट ए मशीन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मशीन रिस्पॉन्स नहीं करती, ऐसा कौन सा चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है। तो मैं वन बाय वन में आपको बता देता हूँ। देखिए, ओटीपी, ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड में क्या होता है, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास ओटीपी होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ओटीपी आपके पास आता है, कोई डिजिट का नंबर होता है, मान लीजिए 545234 1। ठीक है जी। कोई भी ये वाला आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये पूछा जाएगा, ये ओटीपी आपको सिस्टम में एंटर करना होगा। ठीक है, मगर ये वन टाइम पासवर्ड जो जनरेट करता है वो कौन जनरेट करता है? मशीन जनरेट करता है, ना कि आप। ठीक है जी। तो वन टाइम पासवर्ड तो नहीं होगा, इसने पूछा है मशीन जनरेट नहीं करेगी। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड आपका होता है, एक कोड होता है क्यूआर कोड। आपने देखा होगा पेटीएम और इस टाइप से, जब आप कोई भी शॉप में पेटीएम करते हो या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर एक कोड बना होता है इस टाइप से। ठीक है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल से स्कैन करते हो, उस कोड को बोलते हैं क्यूआर कोड। ठीक है, तो वो स्कैन करते हो, दैट मीन्स आप उसको रीड नहीं कर सकते, मशीन रीड कर सकती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कैप्चा, वेरी गुड। कैप्चा इज द ऑप्शन दैट कैन बी रिस्पॉन्डिंग बाय ए पर्सन। क्योंकि आपने देखा होगा कैप्चा इस टाइप से कुछ लिखा होता है, BA1 इस टाइप से कोई कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पर एंटर करते हो, तो ये पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना कि मशीन रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। बार कोड होता है आपका, चेक के अंदर यूज करते हैं हम, जहाँ पर इस टाइप से एक कोड बना होता है और नीचे नंबर लिखा होता है 3258 समथिंग इस टाइप से। ठीक है जी, तो ये जो नंबर लिखा होता है वो होता है आपका बार कोड। क्लियर? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर C++ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। इसके अंदर पूछा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्यों करेक्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्लास है, ठीक है, एक क्लास है ए, उसके अंदर दो मेंबर आपने स्टैटिक लिख दिए, स्टैटिक एक्स डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक वाई यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई आपने ये प्राइवेट मेंबर में आपने ये डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पब्लिक में आपने एक फंक्शन बनाया जो कि स्टैटिक है। मान के चलिए एक फंक्शन है स्टैटिक, स्टैटिक यहाँ पर आपने लिखा स्टैटिक यू कैन से प्रिंट। तो यहाँ पर जो स्टैटिक यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर x को आप यूज़ कर सकते हो और y को यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल आपके स्टैटिक है और दोनों के दोनों स्टैटिक वेरिएबल को ही आप स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये स्टैटिक नहीं होता, ये स्टैटिक यहाँ पर नहीं लिखा होता, तो x अगर आपने यूज़ कर लिया किसके अंदर, स्टैटिक फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर एरर आ जाता। बात समझ रहे हो? तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल ही आप एक्सेस कर सकते हो, दैट इज द प्रॉपर्टी और यू कैन से रूल इन द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है
कि जैसे कि आप नॉर्मली वेरिएबल को भी स्टैटिक करते हो, तो उसमें होता क्या है, एक मान लीजिए x नाम का कोई वेरिएबल है, इसमें आपने 10 वैल्यू दे दी, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी लाइफ टाइम एग्जिस्ट करेगी, और जहाँ जहाँ भी x होगा वो हमेशा यही वैल्यू को एक्सेस करेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 10 को 11 कर दिया, उसके बाद जो भी रीड करेगा वो 11 वैल्यू रीड करेगा। दैट मीन्स यू कैन डिफाइन और यू कैन एलोकेट मेमोरी वंस, और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ उसकी प्रोग्राम की, जब तक प्रोग्राम की लाइफ है तब तक वो 11 यूज होता रहेगा। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है जी, ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर जो होता है सेकंड स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ये स्टैटिक डाटा मेंबर है क्लास के, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अभी बताया मैंने कि स्टैटिक मेंबर वंस टाइम डिक्लेयर होते हैं और उसको मेमोरी एलोकेट होती है, उसके बाद वो अगेन एंड अगेन जो भी वेरिएबल है, जो भी उसको एक्सेस करना चाहे वो एक्सेस कर सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी यही मीनिंग निकल के आ रहा है कि स्टैटिक डाटा मेंबर है क्लास के अंदर, तो उसको क्या शेयर कर सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको मैचिंग से रिलेटेड, वही उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको एक दो भी ऑप्शन पता है, जैसे कि ये तो सभी को पता होगा, मोजिला फायरफॉक्स, जो कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी हम यूज़ करते हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है हमारा एक वेब ब्राउज़र है। तो ये अगर पहला अगर आपको पता चल गया, उसके बाद देखते हैं कि कुछ और आप ऑप्शन कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन या व्हाट्सएप या फेसबुक, ये सारे के सारे आप यूज़ करते हो सोशल नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, तो थर्ड ए से मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन में थर्ड ए से मैच कर रहा है, और फोर्थ जो है वो किससे मैच कर रहा है, ई से। तो यहाँ पर आपको बहुत ईजिली इसका आंसर क्लियर हो चुका है, थर्ड ए से एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा है जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बाकी आप देख सकते हो आई सी से मैच कर रहा है। आई जो है आप यहाँ पर देख सकते हो बेडू जो है दैट इज द सर्च इंजन, जैसे कि गूगल होता है आपका, उसी टाइप से ये बेडू यूज़ करते हैं हम सर्च इंजन के लिए। उसके बाद है अलीबाबा ऑप्शन से आप क्लियर कर सकते हो, सेकंड डी से मैच कर रहा है। यू कैन से अलीबाबा एक ऑनलाइन शॉपिंग है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो मिंत्रा से, इसी टाइप से फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, अमेजन से कर सकते हो, इसी टाइप से एक अलीबाबा भी यू कैन से एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। एयर मेल, देखिए नाम से पता चल रहा है एयर मेल, मेल मतलब ईमेल से रिलेटेड होगा। तो आप इस तरह से अगर आपको आइडिया नहीं है तो ईजिली आप इसको आइडिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिफ्थ जो है वो बी से मैच कर जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है MS ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की के लिए थोड़ा सा आपको MS ऑफिस के जो शॉर्टकट्स है वो पता होने चाहिए, जैसे कि कंट्रोल प्लस इक्वल। मैं आपको क्लियर कर दूं, कंट्रोल जो फंक्शन है उसके साथ सभी कोई ना कोई लेटर या कोई ना कोई फंक्शनल की इस टाइप से हम करेक्ट करके, जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, आपको पता है कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, सेलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा करेक्ट पूरे के पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो दिया हुआ है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट के लिए ये यूज़ होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है H2O, तो H और O तो नॉर्मल करेक्टर है और 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने एक पैराग्राफ P यूज़ किया, P के अंदर आपने H पास कर दिया। अब P के अंदर ही आपने सब यूज़ किया और यहाँ पर 2 पास कर दिया, सब को क्लोज कर दिया, स्लैश सब ऑफ दिस वन, एंड देन O यूज़ किया, एंड फाइनली P को भी क्लोज कर दिया। तो अब होगा क्या, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, H2O। ठीक है जी, अब आप क्या चाहते हो, कोई करेक्टर आपने नॉर्मली आप वर्ड के अंदर करके देखना, मैंने करके देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने H प्रेस किया, ठीक है जी,
अब उसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस ये वाला ऑप्शन दबा दिया, कंट्रोल प्लस इक्वल। जैसे ही मैंने ये दबाया तो नेक्स्ट करेक्टर मैंने 2 लिखा, तो 2 लिखते ही यहाँ पर आ गया आपका 2 लिखते ही यहाँ पर 2 इस तरह से आ गया। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है? तो सबस्क्रिप्ट जब कभी भी आपको करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल से भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ आप HTML अगर आप यूज करते हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिएट सब, सॉरी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, क्रिएट सबस्क्रिप्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम सीरीज ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको ग्रुप टुगेदर एज ए सिंगल कमांड टू अकम्प्लिश ए टास्क ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली टास्क जो है वो इस तरह से सीरीज ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको एक कमांड की फॉर्म में बना देते हैं और उसको ऑटोमेटिकली पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो एक फैसिलिटी है हमारी MS वर्ड के अंदर जिससे हम इस तरह से फुलफिल करा सकते हैं। देखिए, मेल मर्ज और मैक्रो में जनरली कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। मेल मर्ज किस लिए काम आता है? मेल मर्ज काम आता है एक प्रॉपर एनवलप की फॉर्म में, जैसे कि आप एक यू कैन से एक लेटर तैयार कर लेते हो, उसमें आप क्या करते हो, जैसे कि हम कई बार भेजते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं 2 और यहाँ पर नाम जो है वो खाली कर देते हैं। ठीक है, और जब कभी भी हमें जिसको भी लेटर पब्लिश करना है तो हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, उसका फादर नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद जो कंटेंट है नीचे वाला वो एज इट इज रहेगा। तो इस टाइप से हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, हम 2 और नीचे वाले कंटेंट को एज इट इज फुलफिल करते हैं, तो वो काम आता है मेल मर्ज का। सिर्फ हमें नाम चेंज करना है, सिर्फ हमें फादर नेम चेंज करना है और एड्रेस चेंज करना है, उसके लिए हम काम करते हैं मेल मर्ज। मगर मैक्रो जो यूज होता है वो यूज होता है आपका जब कभी भी नंबर ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन को हम एक कमांड की फॉर्म में टास्क को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम मैक्रो यूज करते हैं। क्रॉस रेफरेंस किस लिए यूज करते हैं हम? क्रॉस रेफरेंस होता है जब कभी भी एक काफी बड़ा कंटेंट आपका है उसके अंदर लिंकिंग करनी है, एक यू कैन से पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है, तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं। या हमें इस टाइप से कुछ ब्रेकअप करना है तो भी हम क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, वो बहुत इजी है, यहाँ पर बेसिक टर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। 2⁻20 एंड 2⁻40 बाइट आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। ध्यान रखना 2⁻20 पहले आपको फिल करना है, 2⁻40 नेक्स्ट फिल करना है। तो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका निब्बल होता है 1 निब्बल। 1 निब्बल आपने सुना होगा, 1 निब्बल होता है 4 बिट के इक्वल। क्लियर? एक उसके बाद आता है 1 बाइट। 1 बाइट किसके इक्वल होता है आपका? 8 बिट के। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं अगर 4 बिट 1 निब्बल के इक्वल है तो 1 बाइट निब्बल की फॉर्म में किसके इक्वल होगा? 2 निब्बल के इक्वल होगा। ठीक है जी। उसके बाद है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 बाइट के। या मैं इसको कह सकता हूँ 2⁻10, क्योंकि ये डेसिमल में लेता है तो 1000 बाइट की फॉर्म में ही लेगा, तो 2⁻10 के इक्वल, सॉरी 2⁻10 नहीं, ये 2⁻10 1024 बाइट ही होती है हमारी, 1000 नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है 1 MB। 1 MB होता है आपका 1024 किलोबाइट। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 1024 का मतलब है 2⁻10 इनटू में किलोबाइट को आपको बाइट में चेंज करना है, और 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है? 2⁻10 के। तो 2⁻10 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बाइट, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, तो 2⁻20 बाइट आ जाएगा। ठीक है जी, तो 1 MB निकल गया। उसके बाद होता है 1 GB। 1 GB होता है आपका 1024 MB के। और या मैं कह सकता हूँ 1024 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 2⁻10 और 1 MB। अभी हमने देखा 1 MB किसके इक्वल होता है? 2⁻20 के। बाइट की फॉर्म में अगर देखें तो ये आ जाएगा 2⁻30 बाइट। क्लियर? अब उसके बाद होता है 1 TB, टेराबाइट। 1024 GB के इक्वल होता है, या ये कह सकता हूँ मैं 2⁻10 GB, और 1 GB किसके इक्वल होता है आपका? 2⁻30 के। तो 2⁻10 इंटू में 2⁻30 दैट इज इक्वल टू 2⁻40 बाइट।
क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 TB जो है वो 2⁻40 के इक्वल होता है, 1 MB जो है वो किसके इक्वल होता है, 2⁻20 के। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 MB और 1 TB। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसी टाइप से मैं हर एक वीडियो को लेके आऊँगा आपके सामने और सॉल्व कराता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।